हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ईंटों का वर्गीकरण। इसके पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ईंटों का वर्गीकरण जो है बर्निंग के आधार पर IS 1077 पे किया गया है। अकॉर्डिंग टू बर्निंग के आधार पर जो हमारा ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक। ये पार्ट है फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो 10.5 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस दैन 10.5 मेगापास्कल अथवा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्लास ब्रिक का कलर रेड कलर होता है, इसकी एड्ज शार्प होती हैं और वेट जो है 2.5 से 3 kg के ऑलमोस्ट होता है। फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक जो वाटर एब्सॉर्प्शन है वो 20% से अधिक नहीं होना चाहिए इस ड्राई वेट का। फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक जो वाटर एब्सॉर्प्शन है नॉट ग्रेटर दैन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। यदि इसको स्क्रैच करेंगे नेल से तो स्क्रैच भी नहीं इस पर बनने चाहिए। नो स्क्रैच नहीं होने चाहिए नेल से स्क्रैच करने पर। यदि एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से हम टक्कर करेंगे तो जो हमारा साउंड होगा वो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो हम लोग गुड बिल्डिंग वर्क्स में करते हैं, फर्स्ट क्लास मसोनरी वर्क में हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक। सेकेंड क्लास ब्रिक इसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की अपेक्षा थोड़ा कम होती है। सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है 7.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर सेकंड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस दैन 7.5 मेगापास्कल अथवा 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्सॉर्प्शन है वो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर सेकंड क्लास ब्रिक वाटर एब्सॉर्प्शन इज नॉट ग्रेटर दैन 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट। जो सेकेंड क्लास ब्रिक का जो कलर है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की अपेक्षा थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा लाइट कलर होता है और इस पर जो एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से टक्कर करने पर भी जो मेटालिक साउंड है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक पे जो एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से टक्कर करने के बाद मेटालिक साउंड है वो काफ़ी डल हो जाती है और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो थर्ड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर थर्ड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस दैन 3.5 मेगापास्कल अथवा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास ब्रिक का जो वाटर एब्सॉर्प्शन है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर एब्सॉर्प्शन फॉर थर्ड क्लास ब्रिक इज नॉट ग्रेटर दैन 25% ऑफ इट्स ड्राई वेट। जो थर्ड क्लास ब्रिक ये होती हैं जनरली हमारी ये कम बर्न हुई ब्रिक्स होती हैं। इनका कलर येलो होता है। इस प्रकार की ईंटों का यूज जनरली पार्टीशन वाल, बाउंड्री वाल इत्यादि में किया जाता है। यदि हमारी ईंटें अधिक पक जाती हैं तो वो हमारी ओवरबर्न्ड ब्रिक कहलाती हैं। ओवरबर्न्ड ब्रिक जब हमारी अधिक पक जाएंगी तो उनका साइज और शेप इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर साइज और शेप हो जाता है उसका और कलर डार्क हो जाता है। डार्क कलर की हो जाती हैं, डार्क कलर की ब्लैक भी हो जा सकती है, हमारी ब्लू भी हो सकती है। ओवरबर्न्ड ब्रिक हमारी जो इस प्रकार की ईंटों का जो हम लोग उपयोग है ओवरबर्न्ड ब्रिक इसका वो हम लोग फाउंडेशन कार्यों में अथवा बैलास्ट के रूप में करते हैं। जो वाटर एब्सॉर्प्शन है वो हमारा ओवरबर्न्ड ब्रिक का ये काफ़ी बहुत कम हो जाता है, 10% से भी कम हो जाता है। वाटर एब्सॉर्प्शन इज लेस दैन 10% फॉर ओवरबर्न्ड ब्रिक। ओवरबर्न्ड ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी 300 से 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक से काफ़ी अधिक स्ट्रेंथ है ये हमारी ओवरबर्न्ड ब्रिक की। इसके बाद हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर कुछ हमारे ब्रिक्स हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर कुछ ब्रिक्स हैं जैसे कि बुल नोज ब्रिक, कोपिंग ब्रिक और हॉलो ब्रिक। बुल नोज ब्रिक का उपयोग जो हम लोग राउंड प्लेस में करते हैं, जहाँ पर राउंड टर्न होता है
वहाँ पर हम लोग बुल नोज ब्रिक का यूज करते हैं। कोपिंग ब्रिक का जो यूज हम लोग करते हैं, ये हम लोग पैरापेट वाल अथवा बाउंड्री वाल को डायरेक्टली रेन से बचाने के लिए हम लोग कोपिंग ब्रिक का यूज करते हैं। हॉलो ब्रिक्स क्या होता है? हॉलो ब्रिक्स का उपयोग हम लोग साउंड प्रूफ यानी ध्वनिरोधी और उष्मारोधी कार्यों के लिए हम लोग हैलो ब्रिक्स का यूज करते हैं। हैलो ब्रिक्स में जो हैलो पार्ट्स का एरिया है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 50 पार्ट्स हॉलो एरिया। जो हॉलो ब्रिक्स की स्ट्रेंथ है वो हमारी काफ़ी कम होती है, जो स्ट्रेंथ है फिर भी ये हमारी 35 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट थर्ड क्लास ब्रिक के बराबर ही ये हमारा हॉलो ब्रिक्स की स्ट्रेंथ होती है। हॉलो ब्रिक्स की ही तरह हमारा, अब इनको हम फिगर से थोड़ा देख लेते हैं। बुल नोज ब्रिक जैसे कि है ये हमारा बुल नोज ब्रिक, ये आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारा बुल नोज ब्रिक। यहाँ पर ये जो लास्ट कार्नर पे हमारी यूज की गई है, ये हमारी बुल नोज ब्रिक्स ही यूज की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोपिंग को हमने बताया कि कोपिंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग पैरापेट वाल अथवा बाउंड्री वाल को डायरेक्टली रेन से बचाने के लिए बनाते हैं। ये हमारा कोपिंग कहलाता है। ताकि इस कोपिंग के लिए हम लोग सर्वप्रथम ईंटों को अपनी आवश्यक साइज एंड शेप में ड्रेसिंग कर लेते हैं और ये ड्रेस्ड की गई ईंटों को ही हम पैरापेट वाल अथवा बाउंड्री वाल में लगाकर कोपिंग बनाते हैं। जैसा कि फिगर से आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हैं, कोपिंग ब्रिक्स, ये हमारी ब्रिक्स जो हैं हमारी वाल को डायरेक्टली रेन से बचा रही हैं। इसके बाद हॉलो ब्रिक्स हैं, ये हॉलो ब्रिक्स आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं परफोरेटेड ब्रिक। हॉलो ब्रिक्स की तरह ही ये हमारी परफोरेटेड ब्रिक्स होती हैं। यहाँ पर हॉलो ब्रिक्स की अपेक्षा यहाँ पर कम रखा जाता है। 30 to 40% से ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए हॉलो एरिया, तो ये हमारा परफोरेटेड ब्रिक्स कहलाता है। परफोरेटेड ब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ है वो 7.5 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए, 7.5 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट परफोरेटेड ब्रिक जो हमारी है सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ के बराबर ही स्ट्रेंथ रखती है। जो परफोरेटेड ब्रिक्स का जो यूज है, परफोरेटेड ब्रिक्स हो गई और हैलो ब्रिक्स जो हो गई, इनका यूज जो हम जनरली करते हैं पार्टीशन वाल अथवा साउंड प्रूफ वाल यानी ध्वनिरोधी दीवारें अथवा उष्मारोधी दीवारों के लिए भी हम लोग परफोरेटेड ब्रिक्स और हैलो ब्रिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेविंग ब्रिक। पेविंग ब्रिक का उपयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर हमारा फ्रिक्शन का मान अधिक होता है। फ्रिक्शन अधिक होगा जहां पर, वहां पर हम लोग पेविंग ब्रिक्स का यूज करते हैं। पेविंग ब्रिक्स जैसे फ्रिक्शन कहाँ अधिक होता है, हमारा रोड्स में अधिक होता है, फ्लोर में अधिक होता है। और जो हमारा ये पेविंग ब्रिक्स की स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, 200 से 250 kg/cm²। मोर वेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए इसका यूज करते हैं। देखते हैं इसमें फिगर से, ये हमारा ये तो था परफोरेटेड ब्रिक्स। अब इसके आगे देखते हैं ये पेविंग ब्रिक्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पेविंग ब्रिक्स का यूज जो है हम लोगों ने रोड्स और फ्लोर्स इसी तरह के स्ट्रक्चर में जहाँ वेयरिंग रेजिस्टेंस अधिक होता है वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं पेविंग ब्रिक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फायर रेजिस्ट ब्रिक अथवा रिफ्रैक्टरी ब्रिक। फायर रेजिस्ट ब्रिक अथवा रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज हम लोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज करते हैं। टेम्परेचर कहाँ अधिक होता है, बहुत अधिक कहाँ है जहाँ यूज किया जाता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जैसे कि कंप्रेशन चैम्बर हो गया हमारा, लाइनिंग ऑफ फर्नेस हो गया। लाइनिंग ऑफ फर्नेस में हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज करते हैं। जो फायर रेजिस्ट ब्रिक हैं हमारी, इन पे जो है हमारा सिलिका का परसेंटेज अधिक होता है और लाइम का परसेंटेज कम रखा जाता है। लाइम का परसेंट बहुत कम रखा जाता है, जिससे हमारी ब्रिक्स जो है हाई टेम्परेचर पर बर्न होती है और हाई टेम्परेचर को बियर भी करती है। जो हमारी फायर रेजिस्टेंस ब्रिक हैं, इन पे जो उपस्थित मेन कंपोनेंट है उसके आधार पर हम लोग ब्रिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक, बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक और न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक। एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक यदि हमारा मेन कंपोनेंट सिलिका है, मेन कंपोनेंट सिलिका है तो वो हमारा एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक कहलाती है। और इस प्रकार की ब्रिक्स का यूज हम लोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पर एसिडिक स्लैग होता है। जहाँ पर एसिडिक स्लैग होता है वहाँ पर एसिड रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज किया जाता है। यदि हमारा मेन कंपोनेंट्स मैग्नीशिया होगा तो हमारी वो ब्रिक्स बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स कहलाएंगी। और बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक का उपयोग हम लोग ऐसे प्लेसेस पे करेंगे जहाँ पर हमारा बेसिक स्लैग होगा, बेसिक स्लैग होगा वहाँ पर हम बेसिक रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज करेंगे। यदि हमारा मेन कंपोनेंट के रूप में सिलिका और मैग्नीशिया दोनों है तब हमारा ये न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स कहलाती हैं। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ पर हमारा एसिड स्लैग और बेसिक स्लैग दोनों उत्पन्न होता है। जहाँ पर एसिड स्लैग और बेसिक स्लैग दोनों होता है वहाँ पर हम न्यूट्रल रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि इन पे बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, सिलिका और मैग्नीशिया। ये देखिए आप लोग फिगर से, ये है हमारा रिफ्रैक्टिव ब्रिक। ये जो हमारा रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होती हैं ये लाइट येलो कलर की होती हैं, लाइट येलो कलर की होती हैं और इनको हाई टेम्परेचर पर हम लोग बर्न करते हैं, जिससे ये हमारी हाई टेम्परेचर को बियर भी करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ब्रिक्स के पार्ट टाइप्स हैं, जैसे कि क्यून क्लोजर। क्यून क्लोजर में क्या है, विथ हमारी हाफ होती है, लेंथ और हाइट सेम, लेंथ और हाइट को सेम रखा जाए और विथ को हाफ कर दिया जाए, विथ को हाफ कर दिया जाए तो ये जो हमारा बचा हुआ ब्रिक का पार्ट है ये हमारा क्यून क्लोजर कहलाता है। क्यून क्लोजर का यूज जो हम लोग करते हैं वो इंग्लिश बॉन्ड बनाने में करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड ब्रिक मसोनरी में जब हम लोग बॉन्ड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड को बनाने में हम लोग क्यून क्लोजर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं किंग क्लोजर। ये है हमारा किंग क्लोजर। किंग क्लोजर में क्या होता है, विड्थ का हाफ और लेंथ का हाफ को लेते हुए यदि हम इस पार्ट को रिमूव कर दें तो बचा हुआ बड़ा पार्ट जो हमारा होता है वो किंग क्लोजर कहलाता है। यदि विड्थ का हाफ और इस लेंथ के पूरे कोने से लेते हुए इस पार्ट को रिमूव कर दें तो ये हमारा बेवेल्ड ब्रिक कहलाता है। जो हमारा किंग क्लोजर है और बेवेल्ड ब्रिक है इनको हम डोर के जैम्ब बनाने में यूज करते हैं। जैम्ब, डोर के जैम्ब बनाने में हम लोग इनका यूज करते हैं। ये फिगर से और आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी हाइट सेम है और लेंथ भी सेम है और जो इसकी ब्रीथ है वो हमारी हाफ है, तो ये हमारा क्यून क्लोजर है। किंग क्लोजर ये है, ये बेवेल्ड ब्रिक है जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे कुछ टाइप्स की ब्रिक्स होती हैं, जैसे कि ये फुल ब्रिक्स आप लोग देखे ही हैं। इसको यदि हम बीच से रिमूव कर दें हाफ पार्ट्स इसका तो ये हाफ ब्रिक होगा। वन फोर्थ पार्ट रिमूव कर दें तो 3/4 ब्रिक होगी हमारी। क्यून क्लोजर, किंग क्लोजर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में हमारी नंबर ऑफ ब्रिक कितने होंगी। 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में जो हमारे 500 ब्रिक्स यूज होती हैं। 500 स्टैंडर्ड ब्रिक यूज होती हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक 500 जो हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक यूज होंगी। 500 स्टैंडर्ड ब्रिक यूज होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। आफ्टर मशीनरी के बाद जो हमारा ब्रिक का नॉमिनल साइज आता है वो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है। अब नंबर्स ऑफ ब्रिक निकालने के लिए हम लोग नंबर्स ऑफ ब्रिक देखते हैं तो 1/0.2 × 0.1 × 0.1 करेंगे तो 1/0.002 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 500 ब्रिक आ जाता है। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी में हमारा जो ब्रिक्स की संख्या कितनी होती है, तो 500 ब्रिक्स होती हैं। ब्रिक मशीनरी के पूछे। यदि हमारा ब्रिक्स बैट की बात पूछे, यदि बैट चट्टों के रूप में लगाने की बात करें
कि वहाँ पर मशीनरी नहीं की गई है, केवल ईंटों को रखा गया है, तब ये हमारी ब्रिक्स 500 नहीं आएंगी, 500 नहीं करेंगे, तब हम लोग इनको अलग से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 1/, तब हम केवल इन नॉमिनल साइज से नहीं, स्टैंडर्ड साइज के आधार पर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। 1/0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 इक्वल टू, जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 650 ब्रिक्स हमारी ये आएंगी फॉर ब्रिक्स बाइट के लिए। इस प्रकार हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स को पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ब्रिक्स के बांड हैं, कि ब्रिक मशीनरी में कौन कौन से बांड होते हैं, उनको हम इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।